चलिए जी, गुड इवनिंग। और हम लोगों का जो सरफेसी वाला पूरा क्लास चल रही है उसकी सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। सर कल तो फर्स्ट था ना। अच्छा, मॉर्निंग में भी हुआ ना। नहीं, वाह, सॉरी, ये सेकंड लेक्चर है। वो तो मैं कंफ्यूज हो गई। बाप रे, मैं तो डर चलिए, गया, क्लास छोड़ भी नहीं सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जहां से मिल जाए वहां से खींच लो, ठीक है। जहां से मार्क्स मिल जाए वहां से ले लो, ठीक। तो चलिए। और कुछ लोग कुछ चीज़ों को बहुत कैजुअल सा लेते हैं। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सारी क्लासेस लें। हेलो, तो ये जो बुक से है, टॉपिक नंबर बुक में ये 22 है। और रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखो, यहाँ पर ये जो इतना बड़ा नाम दिया हुआ है, बड़ा भारी सा, इसमें पहले बोला हुआ है कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल एसेट का क्या करना, सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन का क्या करना, रेगुलेशन करना। तो बेसिकली बात आएगी कि जब भी हम सिक्योरिटाइजेशन या रेगुलेशन रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या हमारे रूल्स हैं, रेगुलेटरी बॉडी क्या कहती है, इन सबको देखना हमें, ठीक है। चलिए, तो पहली बात है, ये जो कंपनीज है कैन कमेंस। अब यहाँ पे जहां पर भी इतना लंबा लिखा होगा सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो मैं उसको एआरसी कंपनी बोल दूंगा शॉर्ट में, तो या कंपनी बोल दूंगा। कंपनी कैन कमेंस और कैरी बिजनेस ओनली आफ्टर कंप्लाइंग द फॉलोइंग टू कंडीशन। दो कंडीशन चाहिए। पहला तो उसे आरबीआई से प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में अप्लाई करने के बाद एक सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए। मींस एआरसी जो होंगी सब रजिस्टर्ड होंगी, इससे आरबीआई से क्या लेने पे, एक लाइसेंस या सर्टिफिकेशन लेने पे, ठीक है। और उनकी जो ओन्ड कैपिटल फंड है वो कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़। और आरबीआई जैसा भी स्पेसिफाई करे। तो अभी जो 15% वाली जो कंडीशन है वो क्या हो गई है, हटा दी गई है, ठीक है। कल हमने न्यू अपडेशन में पढ़ा था। एज पर सरफेसी एक्ट, ये जो कंपनी है तो क्या करेंगे, या तो सिक्योरिटाइजेशन करेंगे या उसका रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। किस चीज का, एसेट यानी लोन्स का। तो सिमिलर एक्टिविटी ट्रीट की जाएगी। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज कंपनीज आर सेम। मींस जो कंपनी एआरसी है वो सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन दोनों काम के लिए एक साथ परमिट की जाएगी। सच रजिस्टर्ड कंपनीज कैन रेज मनी फॉर देयर एक्विजिशन एक्टिविटीज बाय इश्यूज। अब ये हमने बोला था कैसे एक्वायर करेंगी, सिक्योरिटी रिसीट को इश्यू करके कोई स्कीम ला करके एक्वायर करेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एसेट्स, आरबीआई हैज पावर टू स्पेसिफाई डिफरेंट अमाउंट ओन्ड फंड फॉर डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट सिक्योरिटाइजेशन। तो आरबीआई को पावर है कि अलग अलग तरह के एसेट्स के लिए अलग अलग सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को क्लासिफाई कर सकता है, ठीक है। में इम्पोज सच अदर कंडीशन, और अगर उसे किसी स्पेशल एसेट को एक्वायर करने के लिए कोई कंडीशन लगानी पड़े वो भी लगा सकता है, ठीक है। एनी कंपनी वांट्स टू मेक एनी सब्सटेंशियल चेंज इन द मैनेजमेंट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नीड्स टू प्रायर अप्रूवल। यानी अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज कराना है, अपना नेम चेंज कराना है, अपना मैनेजमेंट चेंज कराना है, तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी, आरबीआई को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और
जो भी गाइडलाइंस है आरबीआई पब्लिश है अंडर द एक्ट गिव्स ए बिजनेस पैटर्न ऑफ से, तो उसमें गाइडलाइंस में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे वो करेंगी, वो चीज नीचे दिया गया। क्या वो सेपरेट स्कीम फॉर्मुलेट करती है फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करनी। ये मैंने बताया था कि अगर 50 करोड़ का एक लोन है उसकी अलग स्कीम आएगी, 10 करोड़ का लोन है तो हर लोन की स्कीम आती है, ठीक है। क्रिएट सेपरेट ट्रस्ट फॉर ईच स्कीम, जिस स्कीम को सिक्योराइजेशन कंपनी ओन करेगी उसके लिए अलग ट्रस्ट काम, उसके लिए अलग लोग काम करेंगे। मेंटेन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड, सबके लिए अलग अलग रिकॉर्ड वो करेगी। और इश्यू सिक्योरिटी रिसीट टू द इन्वेस्टर, ठीक है। द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कैन एक्ट एज ट्रस्टी फॉर सच ट्रस्ट एंड मैनेज द एसेट हेल्ड इन ट्रस्ट, तो इसमें जो भी एसेट होंगे उनको मैनेज करेगी एज ए ट्रस्टी, ठीक है। एसेट एक्वायर्ड इन द ट्रस्ट आर स्कीम वाइज, risk of non-realization of asset will be impacting the investor who are beneficiary of the trust। तो जो ट्रस्ट बनाएगी उसमें जो लोग इन्वेस्टर हैं उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया, बेनिफिशियरी। और अगर वो उस लोन को रियलाइज ना करा पाए तो वो जो बेनिफिशियरी हैं उनको इम्पैक्ट होगा, इन्वेस्टर को इम्पैक्ट, ठीक है। ऐसा देयर शुड नॉट बी लॉस टू द कंपनी, तो कंपनी को लॉस नहीं होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने क्या काम किया कि लोगों से पैसा लिया और कहां दे दिया, बैंक में, और बैंक से क्या ले लिया, लोन का अकाउंट। किसने ले लिया, एआरसी ने। अगर ये रिकवर नहीं होता है तो एआरसी का तो पैसा लगा ही नहीं है, किसका पैसा डूबेगा, जो इन्वेस्टर है उसका पैसा डूबेगा, ठीक है। कंपनीज डू द एक्टिविटी सच इन वे। सर ये जो स्कीम है ये तो क्यूआई भी इश्यू करता है ना, एआरसी तो नहीं, ये जो स्कीम नहीं, होता है जो। स्कीम इश्यू करता है, बट ये जो पूरा स्कीम के बारे में जो एक तरह से की पर्सन होता है वो एआरसी ही होता है। क्यूआईबी केवल क्या करता है, जो इन्वेस्टर है उसको इंटीमेट करने का काम करता है, क्यूआईबी इशू करता है, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें जहां ये लाइन लिखी हुई है इसको दोबारा में हम कर देते हैं, कहाँ गया वो लाइन, ये लिखा हुआ एज द एसेट एक्वायर्ड इन ट्रस्ट आर स्कीम वाइज, ठीक है। एक जगह और कहीं लिखा था, ये है कंपनी कैन फॉर्मुलेट, ये फॉर्मुलेट कर रही है सेपरेट स्कीम फॉर द एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो हर जितने भी उसके फाइनेंशियल एसेट है उसको एक्विजिशन करने के लिए फॉर्मुलेट कर रही है, बट इन्वेस्टर तक कौन जा रहा है, कौन जा रहा है इन्वेस्टर तक, क्यूआईबी जा रहा है, क्यूआईबी। ठीक। दे डू नॉट इन्वेस्ट देयर ओन फंड इन द एक्विजिशन ऑफ बट यूटिलाइज द मनी इन्वेस्टेड। तो ये मैंने पहले बता दिया कि जो भी लोन लेंगे किसके पैसे से लेती हैं, इन्वेस्टर के। द रिस्क फैक्टर रिक्वायर्ड टू बी असेस्ड एंटिसिपेटेड एंड आल्सो डिस्क्लोज टू द, और ये बात इन्वेस्टर को पहले से बता देनी। अब बात आती है कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मान लिया आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और काम करें या ना करें, लेकिन अब क्या बात आई कि आपको कैंसिलेशन किस कंडीशन में होगा, तो कौन से ग्राउंड है। पहला कि आपने अपना काम करना आप क्या कर दिया, बंद कर दिया, आप काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपने रिसीव और इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना किससे, क्यूआईबी से लेना बंद कर दिया, सीजीएस मतलब रोक दिया, बंद कर दिया। फेल्स टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन, जो भी उसके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में ग्रांटेड के टाइम पे दी थी वो नहीं कंप्लाई कर रहे हैं, या कंपनी फेल्स टू, इन कामों में फेल हो जाती, क्या करनी, आरबीआई का कहना नहीं मानना, आरबीआई की डायरेक्टिव नहीं मानना, और अपने अकाउंटों को आरबीआई के अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करना। सबमिट और ऑफर इंस्पेक्शन इज बुक्स अकाउंट आरबीआई, आरबीआई जब मांगे तो आप वो बुक नहीं दे रहे, तो ये भी आप, तो बेसिकली अगर बात करें कि आरबीआई से जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और आरबीआई के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो आपका कैंसिल क्या हो सकता, रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, और सीजेस टू बिजनेस है, मतलब आपको एक काम करने को मना कर सकते, ठीक है। ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर चेंज, जैसे हमने बोला था
कि मैनेजमेंट या रजिस्ट्रेशन ऑफिस या नेम चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल, आपके उसके बिना अप्रूवल के ही आप काम करने लगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। एक्ट हैज प्रोवाइडेड कैंसिलेशन मे बी ऑफ 2 कैटेगरी। पहला कैंसिलेशन क्या है, विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी। विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी का मतलब आरबीआई ने आपको कोई भी मौका नहीं दिया और सिंपल आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उस कंडीशन में क्या होगा, तो कौन सी कंडीशन है जब आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, वो यही है। कंडीशन ऑलमोस्ट सेम वही है, लेकिन इसमें क्या कर रही है, वो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। और सेकंड कैटेगरी क्या होती है, उसमें आपको उसने क्या दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी कि भाई ये गलती है, इसको इतने दिनों में सुधार लो। बट इवन इन दिस सेकंड कैटेगरी आरबीआई हैज पावर एंड डिस्क्रिशन टू डिनाई द अपॉर्चुनिटी। मतलब पहले दे दिया लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया, आरबीआई की पावर है कुछ करना चाहे। आरबीआई फील्स द डिले कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन इज शैल बी प्रोड्यूस्ड पब्लिक इंटरेस्ट। देखो हमेशा ध्यान रखना, आरबीआई कोई भी काम करता है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए करता है, मतलब पब्लिक का भला चाहता है। तो अगर उसके भले के लिए वो चाहे तो वो अपॉर्चुनिटी पहले दी, बाद में मना कर सकता है। और द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी, ये भी जो कंपनी के इन्वेस्टर है उनको भी, दोनों लोगों को, ठीक है, उनके भले के लिए काम करता है। रिक्वायर दैट द ऑर्डर इन इज विद रीजन रिकॉर्डिंग द रीजन। और उसमें क्या होगा, जब भी ऐसा करता है तो वो उसके रीजन यानी कारण को रिकॉर्ड करेगा, मेंशन करेगा। ठीक है। द कंपनी हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड, वो अपील कर सकता है। देखो सुनो इसको बात को, किसी एआरसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया आरबीआई ने, तो वो कहाँ अपील करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और कितने दिनों के अंदर करेगा, 30 डेज। 30 डे के अंदर। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज रिजेक्टेड और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड, कंपनी शैल डीम्ड एज रजिस्टर्ड अंटिल द कंपनी पे ड्यू टू द इन्वेस्टर। अब इसमें सुनो कि मान लिया किसी कंपनी का 10 अगस्त 2020 को क्या कर दिया आरबीआई ने, कैंसिल कर दिया। ठीक है। अब आरबीआई ने कैंसिल तो कर दिया, बट वो कंपनी तब तक उसी कंपनी की तरह काम करेगी जब तक उसने जो लोन बैंक से ले रखे हैं, लोन एक्वायर कर रखे हैं, ले रखे नहीं, लोन को एक्वायर किया हुआ है, उन लोनों की जब तक वो रिकवरी नहीं कराती है तब तक वो ये माना जाएगा कि ये काम कर रही है, मतलब उसका कैंसिल नहीं है, लेकिन वो नए बिजनेस नहीं लेगी। ठीक है। दीपांकर सरकार, मैं आपका माइक म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा मुझसे। आपने कौन सी सेटिंग कर रखी है? एडमिन वाला सर, है एडमिन तो वाला। नहीं कर लिया कुछ? ठीक है, तो थोड़ा सा ये बताते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जरा आप लोग बताओ तो। भी चैप्टर का नाम क्या है आज के? सरफेसी एक्ट का सर हम लोग पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटाइजेशन यूनिट का नाम क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन। नहीं ऐसे मत पढ़ो, बड़े लोगों की तरह बताओ। हम ये पढ़ रहे हैं, हम लोग एआरसी कंपनी के रेगुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि कैसे आरबीआई रेगुलेट करता है, और उस रेगुलेशन में हम ये देख रहे हैं कि लाइसेंस कैंसिल वेंसिल कैसे होता है। ठीक है। एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई फाइनेंशियल एसेट एक्वायर किया जाता है तो उसमें क्या उसके अधिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो उसने बोला बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो एक्वायर कर सकता है क्या क्या चीज, वो कैसे करेगा,
या तो बाय इशूइंग ए डिबेंचर और बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटी in the nature of debenture for the agreed consideration, agreed terms and condition between the bank and the ARC company as the case may be. अब इसमें क्या है देखो, एक्वायर करने का तरीका बता रहा है। क्या कह रहा है, इसको सुनना सब लोग। बैंक और ARC, बैंक ने अपना लोन इधर दे दिया, इसने क्या करा, इशू करा। क्या इशू करा, कोई सिक्योरिटी इशू करी, सिक्योरिटी करी, और वो सिक्योरिटी या तो डिबेंचर इशू किया या बॉन्ड इशू किया या कोई अदर सिक्योरिटी करी। ये जो केस अभी हम देख रहे हैं, इस केस में QIB का रोल नहीं है कहीं पर भी। मतलब बैंक और ARC के बीच की डीलिंग है। कोई लोन ARC कंपनी इस तरह भी एक्वायर कर सकती है। दूसरा है by entering into agreement with such bank or financial institution for the transfer of financial asset to such company on terms and condition as may be agreed between them। तो वो क्या कर सकती है, ये जो फाइनेंशियल एसेट है किसी और कंपनी में कुछ टर्म्स कंडीशन के साथ क्या कर सकती है, शिफ्ट कर सकती है। दीपांका जी अपना माइक बंद करिए तो। अगला, the company can acquire financial asset without execution of any deed of assignment or transfer in favor of the concerned bank or the financial institution assignment. It's complete on the acquiring company issuing a debenture, bond and incorporating therein the terms condition of acquisition। ये कहता है कि जो कंपनी है किसी भी जब फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करती है तो उसके लिए कोई एग्रीमेंट, असाइनमेंट, डीड को साइन नहीं करना पड़ता। मतलब ऐसा इसलिए किया हुआ है कि कॉम्प्लिकेसी ना रहे इस काम में। क्यों किया गया है, कॉम्प्लिकेसी ना रहे, सिंपल प्रोसीजर बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट। कुछ नहीं करना है, सिंपल पेपर पे काम हो रहा है। डॉक्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड रिक्वायर पेमेंट, और अगर वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेगी तो उसको क्या देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, तो इसने क्या कहा, द सेड डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प एज पर। तो आप बोलोगे ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट जो कि ARC और बैंक के बीच में लिखे जा रहे हैं उसमें कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है। सरकार ने राहत दे दी, छूट दे दी कि भैया आप एसेट उठा लो और एग्रीमेंट कर लो, बट स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 स्टेज होते हैं। पहला एक्विजिशन करती है एंड अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, तो एसेट को एक्वायर करना और उसमें अपना अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, मतलब कि ये तो मेरा है। ठीक है, सेकंड में क्या है, वो क्या करती है, सिक्योरिटी रिसीट इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर। तो एक तो तरीका ये हुआ कि वो एक्वायर करेगी एसेट को, और दूसरा क्या तरीका हुआ, दूसरा क्या करेगी वो, उसके लिए सिक्योरिटी रिसीट उसी करेगी, इश्यू करेगी जिसने उनको पैसा दिया है। लेंडर in relation to the financial asset acquired by the securities company, then such company is deemed to be as lender in the context of the acquired। मतलब अगर ARC कोई एसेट को एक्वायर कर लेती है तो ये माना जाएगा कि अब ये लोन बैंक ने तो दिया ही है, बट किसने और दे दिया, बोलो। ARC ने। ठीक है, ARC ने। लोन ट्रांसफर होता है तो ARC जब रिकवरी में जाती है ना फील्ड में, तो वो आदमी ये नहीं कह सकता ये लोन तो मैंने स्टेट बैंक से लिया, आप क्यों आए। तो ARC को पूरा राइट है कि नहीं, मेरा ही लोन समझो। ऑल द राइट ऑफ सच बैंक फाइनेंशियल
सिक्योरिटी वेस्ट इन द कंपनी, मतलब वेस्ट मतलब उसमें निहित हो जाते हैं, ठीक है। द स्टैट्यूटरी प्रोविजन से एक्वायरिंग कंपनी शैल बी वेस्टेड ऑल द राइट, जितने भी राइट हैं सब उसको ट्रांसफर होते हैं। प्रोविजन हैव एक्सक्लूडेड द लायबिलिटी, बट लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होते। किसकी? बैंक की। वो सिर्फ एसेट ट्रांसफर कर रहा है अपने नाम, और एसेट को वसूलने का पूरा जिम्मेदारी रखता है। इफ देयर इज एनी लायबिलिटी और कमिटमेंट, मतलब मान लिया किसी को क्या दे रखी है, सीसी लिमिट दे रखी है, और उसको हमने किसको दे दिया? एआरसी को। अब कोई बोरोवर वहां नहीं आ सकता एआरसी कि भाई मेरी सीसी लिमिट अभी 10 लाख बची हुई दे दो मेरे को, ठीक है। वो सिर्फ क्या क्या ट्रांसफर कर रही है, एक्वायर कर रही है? लायबिलिटी। लायबिलिटी Asset. नहीं कर रही है, एसेट कर रही है, ठीक है। इट विल नॉट पास ऑन टू द सिक्योराइजेशन कंपनी, क्या? लायबिलिटी और कमिटमेंट। कमिटमेंट। ठीक है। देयर इज एनी कमिटमेंट लैंड फर्दर टू बोरोवर, सच कमिटमेंट विल नॉट पास। मतलब जैसे मान लिया कोई आपने लोन दिया, आपने कहा 5 किस्तों में लोन देंगे, एक एक साल में 2-2 करोड़ रुपए देंगे। 4 करोड़ रुपए देने के बाद लोन खराब हो गया, और लोन आपने फिर ट्रांसफर किया एआरसी को, तो वो बंदा बाकी पैसे लेने के लिए एआरसी में नहीं जा सकता, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ फंडेड एसेट्स should not include takeover of outstanding commitment if any or any way। तो उन्होंने कहा कि कभी भी जो फंडेड एसेट होते हैं वो आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट को क्या नहीं करती? टेक ओवर नहीं करती। टर्म्स ऑफ एक्विजिशन in non-fund based should provided from the relative commitment to continue with the bank's finance until demand for further fund। अब इसमें एक बात देखें, जो नॉन फंडेड ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें जो बैंक है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए रहता है। इसमें लिखा प्रोवाइड फॉर रिलेटिव कमिटमेंट टू कंटिन्यू विद बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंटिल डिमांड फॉर फर्दर फंडिंग अराइजेस। मतलब नॉन फंड वाले में, क्योंकि ऐसा होता है नॉन फंड में अभी बैंक का फंड तो लगा ही नहीं है, तो अगर बैंक का फंड लगने की बात आएगी तो बैंक ही देगा, एआरसी नहीं देगी, ठीक है। सर इसका थोड़ा एग्जांपल बता के एलैबोरेट कर सकते हैं? हाँ, इसमें ऐसा है ना, जैसे मान लिया ये बैंक है, बैंक ने एक एलसी एग्री की करी हुई है, ठीक है। अब बैंक को इस एलसी के साथ इसने एक टर्म लोन भी दे रखा है, तो बैंक को ये दोनों अकाउंट ट्रांसफर करने हैं। अब किसको? खराब होने के कारण किसको देने हैं? एआरसी को, ठीक है। तो टर्म लोन में तो पूरा लोन आ गया, बट एलसी क्या है, वो फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ सकता है बैंक को। अभी तो केवल पेपर है, पता लगा 10 लाख की एलसी है और 2 जनवरी को इसका पेमेंट करना बैंक को, तो ये पेमेंट एआरसी नहीं करेगा, कौन करेगा? थैंक्स। बैंक, क्योंकि बैंक। बैंक ने एक ऐसा कमिटमेंट लिया हुआ है। कौन सा वाला? नॉन फंड बेस्ड वाला। वो जिस दिन ड्यू होगा उस दिन बैंक को पूरा करना पड़ेगा, चाहे उसके दूसरे अकाउंट क्या हो, एनपीए। खराब हो। क्यों? क्योंकि एलसी एक इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट है, तो उसने जिसने सामान भेजा, एक्सपोर्टर ने, उसको तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए उसने कहा है कि जो नॉन फंड बेस्ड कमिटमेंट होते हैं वो बैंक ही ओन करता है, कब तक? जब तक कि उनकी डिमांड ना आ जाए, ठीक है। इन रिलेशन Thank टू you, द sir. फाइनेंशियल एसेट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट, डीड्स, बॉन्ड्स, एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, लीगल रिव्यू, परमिशन, अप्रूवल, कंसेंट, नो ऑब्जेक्शन अंडर एनी लॉ otherwise to which the bank financial institution is a party, which are favor of the bank, are fully enforceable upon the place of the bank in favor of the means। वो जितने भी उसने डॉक्यूमेंट, डीड, बॉन्ड, एग्रीमेंट कुछ भी लिया हुआ है, वो सारे पेपर एज इट इज किसके काम के हो जाते हैं फिर? Yes, speaking. हम्म,
ARC, ARC. ठीक है। At the time of acquisition, asset and securitization company, any suit, appeal otherwise providing, asset is pending and does not continued this, हाँ, इसमें बताता है कि अगर बैंक ने उसके अगेंस्ट में कोई क्या किया हुआ है, केस किया हुआ है, अपील की हुई है, प्रोसीडिंग की है, तो ये डिसकंटिन्यू नहीं होती। क्या नहीं होती? डिसकंटिन्यू नहीं होती, अबेट नहीं होती, छूट नहीं जाता, और तो किसके बाद ट्रांसफर हो जाता है? ARC के पास। यार मतलब कहीं से कोई केस लड़ना है तो केस छूटेगा नहीं, किसके पास आ जाएगा? ARC के पास। कोई कमिटमेंट है बैंक के, वो छूट जाएंगे। नॉन फंड बेस्ड कमिटमेंट है, वो बैंक के पास रह जाएगा। बैंक के पास रहेंगे और बैंक पूरा करेगा उसे उस समय पे, ठीक है। इन सच एन इवेंट सूट अपील कंटिन्यूड प्रोसिक्यूटेड एंड एनफोर्स बाय द, और कौन करेगा उसको? ARC करती है, ठीक है। Reconstruction company acquires the asset more than one bank or financial institution where cases before the DRT are pending. अब देखो सुनो, एक DRT ये है, एक DRT ये है, और एक DRT, 3 DRT है। 3 DRT के अगेंस्ट में क्या है? सरफेसी लगा रखी है, एक दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में। तीनों बैंक ने लगा रखी है। किसने लगा रखी है? बैंक ने। अब ये तीनों केस कंसोर्टियम के थे, तो ये किसके पास चले गए? ARC के पास। ARC क्या करती है? इन तीनों केसों को एक जगह पे क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती है। इसमें लिखा हुआ कंपनी कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू एनी अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर विच DRT कम्स फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल एप्लीकेंट टू एनीवन ऑफ द DRT। समझ में आई बात? वो अपीलेट ट्रिब्यूनल से अपील कर सकती कि इन सारे केसेस को जहां मेरा ऑफिस है वहां पे क्या कर दिया जाए, मतलब तीनों को एक जगह पे कर दिया जाए, वो कर सकती है, ठीक है। ARC होती कहाँ पर है? हैं? ARC आप कहाँ पर हो? ARC क्या बोल रहे हैं? ये सब पूछ रहा है कि ARC किस लेवल होता होगा? ARC के बाद वाला सब नहीं समझ में आ रहा। ARC को इससे पूछना चाह रहा है कि ARC का ऑफिस होगा कहाँ पर से डील होता होगा? कहाँ पर से डील होता हो? वो अपने ऑफिस, एक हेड ऑफिस बना सकती है, हर स्टेट में एक ऑफिस बना सकती है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बना सकती है, वो जहां भी अपनी ब्रांच खोलना चाहे वो खोले। सर ये जो केस है वो अलग अलग DRT का, वो एक ही लोन के तो नहीं होंगे ना? एक ही लोन के होते हैं एक ही लोन के अलग अलग DRT? कंसोर्टियम लोन होते हैं ना, मतलब कई बैंकों ने मिलकर एक ही लोन दे रखा है। अच्छा, ओके। इसमें कहीं एक लाइन आई थी यहाँ पे, ये लिखा हुआ एक्वायर द एसेट ऑफ मोर देन वन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक से ज्यादा बैंकों के एक्वायर करके हैं, ठीक है, ठीक। और ये केस कहाँ पेंडिंग है? DRT में। तो डिफरेंट DRT हो सकती है ना, तो वो एक जगह ला सकता है उनके सारे केस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑफर डॉक्यूमेंट आपको बताया हुआ क्या होता है? जब भी कोई IPO का, म्यूचुअल फंड का ऑफर आता है तो उसके लिए क्या, जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाता है, जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसी को नाम क्या दिया हुआ है? ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। फुल डिटेल्स एंड पर्टिकुलर अबाउट द फाइनेंशियल एसेट। तो जब ऑफर डॉक्यूमेंट देगी तो पूरा फाइनेंशियल एसेट के बारे में, लोन की डिटेल, ट्रस्टी की डिटेल, सब कुछ पब्लिक तक पहुंचाना होता है, ठीक है। Some quarterly details are also required to disclose. These include the details of profit, loss, repayment expenses, default, collection. ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचानी है। डिवेंचर में बोला हुआ है पेमेंट ऑफ ए कंसिडरेशन इज टू बी पेड टू द बैंक और द फाइनेंस। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, मान लिया 10 लाख का लोन एक ARC ले रही है, ARC के पास 10 लाख रुपए नहीं है, वो क्या कर रही है? इसके बदले में क्या इशू कर दे रही है? एक
डिवेंचर, Certificate. ठीक है। तो डिवेंचर इशू करने में, और इस कागज को बैंक अपने पास रख लेता है। कैसे, किस तरह रखता है? एसेट की तरह, ठीक है। और ये जो एआरसी है इस 10 लाख की क्या कराती है? रिकवरी कराती है। ये इस 10 लाख की रिकवरी कराती है, और रिकवरी जब होती है तो उसका पैसा फिर वो वापस किसको देती है? बैंक को। और ये डिवेंचर जो है किसके पास चले जाता है? एक एफडी टाइप का है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ डिवेंचर कैन नॉट बी लेस देन 1.5% ऑफ द अबव बैंक रेट, यानी बैंक रेट प्लस 1.5% और इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा या इक्वल टू बैंक रेट प्लस 1.5%, ठीक है। On the date of issue of the debenture and the period of redemption of debenture cannot exceed, ये एक important question है, ये एक बहुत important question है क्या, कि जो एआरसी ने बैंक को लोन देने के बदले में दिया है, क्या दिया है? डिबेंचर। Debenture. इसकी मैच्योरिटी कितने साल होगी मैक्सिमम? 6 years. 6 ईयर। इसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम कितनी होगी? 6 ईयर होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 साल उसकी पीरियड होनी चाहिए, ठीक है। एन एग्रीमेंट, इट इज विद द ओरिजिनेटर टू कंटिन्यू टू सर्विस द एसेट ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन। मतलब उसने कहा है, ओरिजिनेटर कौन था? Bank. बैंक। बैंक क्या है? ओरिजिनेटर है, क्योंकि बैंक ने लोन शुरू में दिया था, ठीक है। तो वो क्या करता है? इट इज विद द ओरिजिनेटर टू कंटिन्यू टू सर्विस द एसेट ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन। तो वो उस एसेट से रिलेटेड काम को वो कंटिन्यू रखता है, ठीक है। सिक्योरिटी रिसीट, ये किसके फेवर में होती है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के, ठीक है। इन्वेस्टर के फेवर में होती है, ठीक है। अच्छा, अब आता है नोटिस टू ऑब्लिगर एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ इन्वेस्टर सच। कौन हुआ? बैंक? नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टर। बैंक नहीं होता। जो ये लोग करते हैं QIB को पैसा, ये इन्वेस्टर है, ओके सर, जहाँ से कलेक्ट करके पैसा जहाँ दिया से पैसा आ रहा है, एआरसी ने। ठीक है, ओके। ठीक है। नोटिस टू ऑब्लिगर एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन सच ऑब्लिगर। तो पहली बात आई कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, be now acquired by the securities company, a notice may be given about such an acquisition to the obligor। obligor कौन है? borrower। मतलब जब कोई एसेट को कोई कंपनी ले लेती है बैंक से, तो एक नोटिस भेज देती है, ठीक है। और एनी पर्सन लायबल, या तो उस बोरोवर को या उसके गारंटर को भेज देती है। गिविंग सच नोटिस इज ऑप्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोटिस कैसा है? एक ऑप्शनल है, ठीक है। एंड नॉट कंपल्सरी अंडर द एक्ट। मतलब कहने का मतलब है, यही कहना चाह रहे हैं, जब एआरसी कोई एसेट ले लेती है ना बैंक से, तो कई बार बोरोवर ये कहता है कि साहब इन्होंने एसेट लिया था, हमको बताया नहीं। तो ये कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं बताया आपको, ठीक है। देन आल्सो द गिविंग अ नोटिस टू द रेस्पेक्टिव रजिस्ट्रार इज ऑप्शनल। तो एक तो बोरोवर को, और एक जहां पर उसका चार्ज क्या है? रजिस्टर्ड है। तो चार्ज कहाँ रजिस्टर्ड होता है? या तो RAC में, ROC में, या रजिस्ट्रार ऑफिस में, जहां पर भी हम इसकी एंट्री करते हैं, या सरसई में, ठीक है।
Thus, there is no need for modification of charge with the registrar of company. However, if the bank or financial institution decide to give notice to the obligor, then notice to ROC is required to be given when obligor is a company. अब देखो यहाँ पे सुनो, तो कहता है कि अगर जो आम पब्लिक है उसका कोई लोन है तो वो कहता है कि आपको कहीं देने की सब ऑप्शनल है, ठीक है, बट देयर इज नो नीड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब मॉडिफिकेशन से मतलब क्या है कि लोन पहले दिया था बैंक ने, तो चार्ज किसके नाम चढ़ा हुआ था वहां पे? बैंक के बैंक के नाम। नाम। तो कहता है उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, बैंक का नाम हटा के क्या नहीं करने की जरूरत है, देने की जरूरत नहीं, ठीक है, ARC का नाम देने की ARC में ऐसा करने की जरूरत नहीं। हाउएवर, इफ बैंक डिसाइड टू गिव नोटिस टू द ऑब्लिगर, द नोटिस, अगर वो नोटिस इशू करती है तो जरूर देना है किसको? ROC। इस पॉइंट को समझ लो। पहली बात तो बोलता है कि नोटिस देना जरूरी नहीं है। ये लिखा, इट इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, ठीक है। इसी तरह ना ही रजिस्ट्रार को देना कंपलसरी है, बट अगर डिसाइड कर लिया देना है नोटिस तो ऑब्लिगर के साथ ROC को भी नोटिस देना जरूरी है। या When तो दो, obligor is a company, for individual it is not essential. No? रिक्वायर्ड टू बी व्हेन ऑब्लिगर इज ए कंपनी। हाँ, कंपनी वाले मामले बोला। तो ROC का तो मामला ही तब आता है ना जब कंपनी है। भाई ROC का नाम तभी आता है जब हमारा बोरोवर कंपनी होती है, ठीक है। इफ नोटिस ऑफ एक्विजिशन एज सेड अबव इज गिवन टू द ऑब्लिगर, इट इज नेसेसरी दैट द ऑब्लिगर शुड मेक पेमेंट टू द कंसर्न सिक्योरिटी। तो कई बार क्या होता है कि जो ऑब्लिगर है, नोटिस दिया गया तो वो ऑब्लिगर जो है को पेमेंट करना है उस कंपनी को। सच पेमेंट अमाउंट इज वैलिड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। वैलिड डिस्चार्ज का मतलब अगर वो ARC को भी पैसा दे देता है, कौन? बोरोवर, तो ये माना जाएगा कि अकाउंट क्या हो गया है? क्लोज, ठीक है। टेक्निकली क्या बोलते हैं? वैलिड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। वो जो उसका लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो गया है। Notice of acquisition as said above, not given the money or property received by bank, financial institution shall be held the such bank financial institution trust shall be ended। कई बार क्या होता है कि जब इसका पैसा वो होता है, लिया जाता है बोरोवर से, तो पैसा ARC को किसको देना पड़ता है? अगर ARC को पैसा आ रहा है तो ARC क्या करेगी? सॉरी, ये थोड़ा उल्टा हो गया। अगर ARC के बाद पैसा बैंक में जमा कर दिया मान लीजिए, तो क्या होगा? बैंक ARC को देगी, कंसर्न सिक्योराइजेशन कंपनी सिक्योराइजेशन को हेड ओवर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने सिक्योराइजेशन कंपनी से क्या ले लिया है? पैसा ले लिया। या तो पैसा ले लिया है या उसका कुछ और, मतलब क्योंकि अब वो पूरी कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी आ गई है? सिक्योराइजेशन सिक्योराइजेशन कंपनी, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस था हमने पढ़ा था कि रेजिंग ऑफ फंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखना जरा, ओनली द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कैन बाय दीज सिक्योरिटी रिसीट। इशू कौन करता है? ARC लिखा हुआ है, इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट। और उस सिक्योरिटी रिसीट को बाई कौन कर रहा है? QIB, ठीक है। द सिक्योरिटी रिसीट आर नॉट इशूड टू द पब्लिक। पब्लिक को इशू नहीं करती। क्यों? पब्लिक भरोसा करती है किस पर? बोलो। QIB। पब्लिक है, यहाँ QIB है, और यहाँ पर ARC है, और यहाँ पर बैंक है। तो
ARC तो मैंने अभी दिखाई थी कल, बहुत सारी है, बट QIB लिमिटेड है, और इन QIB की अच्छी पहचान पब्लिक के बीच में होती है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक म्यूचुअल फंड, इस तरह, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल मार्केट वाला, कॉम्प्लेक्स एंड मच रिस्क असेसमेंट रिक्वायर्ड, द इंडिविजुअल इन्वेस्टर डज नॉट possesses such expertise, therefore act debarred individual from the making investment securitization। तो एक आदमी डायरेक्ट क्या नहीं कर सकता, सिक्योरिटाइजेशन एसेट कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इंडिविजुअल आदमी वो करेगा तो किसमें करेगा, QIB के स्कीम में, ठीक है। फॉर ईच फाइनेंशियल एसेट क्या होना चाहिए, सेपरेट स्कीम होना चाहिए। स्कीम वाइज, एसेट वाइज सेपरेट डिस्टिंक्ट अकाउंट शुड बी मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई इस स्कीम में इस अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, जा रहा है। रियलाइजेशन ऑफ एसेट held and applied toward redemption, repayment of an asset of an assured while issuing the securities। तो इसने बोला हुआ कि जो एसेट है उसका रियलाइजेशन held and applied towards the redemption, या रिडेम्पशन का मतलब जो सिक्योरिटी रिसीट दे रखी है उसके बदले में जो मनी आती है उसको क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन, यानी पैसा वसूल हो जाना, ठीक है। इन केस देयर इज नो रियलाइजेशन एंड रिपेमेंट, द QIB holding not less than 75% of the value security issued entitled to call a meeting for all QIB buyers making investment in that scheme, the resolution passed। अब इसमें देखो कई बार क्या होता है कि ये रियलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, 75% इनको बुलाता है, QIB को। इसका मतलब क्या हुआ, जब स्कीम जनरेट होती है तो एक QIB नहीं, कई सारे QIB उसमें पैसा लगाते हैं, ये वाला म्यूचुअल फंड, वो वाला म्यूचुअल फंड, वो इंश्योरेंस कंपनी, सब लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं। तो जब उसका पैसा रियलाइज नहीं हो रहा है तो जितने भी QIB उसमें इन्वॉल्व हैं उसमें से 75% वाले वो जो हैं वो क्या करेंगे, QIB making investment in that scheme and the resolution passed in such a meeting are binding on the concerned security। तो जो भी रिजोल्यूशन पास होगा उसमें जो बचे हुए लोग हैं उनको वो बात माननी पड़ेगी। कई बार होता है ना कि कोई पैसा आ ही नहीं रहा तो उन्हें कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या ये पैसा या तो छोड़ दो या जितना है आज की डेट में वो ले लो, ठीक है, या इस इन्वेस्टमेंट को कहीं और लगा दो, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। When QIB investor call meeting, they said about to decide the further course of action due to non-realization of asset, they have to follow the same procedure as nearly as possible, the followed meeting of board director, the securitization company and registration company as the case में। तो वो क्या करती है, जब भी ऐसा नहीं होता तो फर्दर एक्शन के लिए इन्वेस्टर को क्या करती है, QIB एक मीटिंग कॉल करके उसमें फर्दर एक्शन की बात करता है, आप क्या करें, ठीक है। फंड रेज एक्वायर्ड ऑफ एसेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी शैल बी हेल्ड बाय सच कंपनी ट्रस्ट, और ये पैसा ये जो एसेट लेती है एक ट्रस्ट की तरह अपने पास रखती है, कौन, कंपनी, ठीक है। डू नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड द सेटिंग अप ट्रस्ट फॉर ईच स्कीम, हाउएवर इन टोटलिटी द लीगल इफेक्ट इज दैट देयर आर रिजल्टेंट ट्रस्ट in respect of the each scheme। The investor in such scheme becomes the beneficiary। जो लोग, कौन लोग, ये लोग बेनिफिशियरी करते हैं अंडर द ट्रस्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी, ये हमने पहले पढ़ा था। क्या एग्जेम्पशन है कि हमको क्या नहीं देना पड़ता इसके अगेंस्ट में, बोलो, सिक्योरिटी इश्यू जब इश्यू होती है क्या नहीं देना पड़ता,
Collateral. नहीं, Collateral. ये कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता उसे। उसने बोला हुआ कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में सिक्योरिटी रिसीट डज नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन। जैसे जमीन लेते हैं तो कहीं पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप जमीन का, हाँ. Yes. रजिस्टर ऑफिस में कराते हैं, Yes. बट जब सिक्योरिटी रिसीट का मामला होता है तो आप रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी नहीं कराएंगे, इसका कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड कुछ केसेस में कराना पड़ता है। कब? देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी रिसीट, मींस वो सिक्योरिटी रिसीट एक से दूसरे के पास अगर जाएगी तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब एक एआरसी से कहाँ जा रही है? दूसरे एआरसी पे, उस कंडीशन में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इफ द सिक्योरिटी रिसीट इज क्रिएटिंग, डिक्लेयरिंग, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in the immovable property। तो उसमें बोला हुआ है if the security receipt is creating, declaring, assigning, limiting and extinguishing any right, यानी वो कोई अपना right, title और interest to or in the immovable property। ये थोड़ा सा सेंटेंस नहीं बन पा रहा मुझसे। पॉइंट इसका ये है कि कभी कभी सिक्योरिटी रिसीट को क्या कराना पड़ता है? रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। सेकंड वाला पॉइंट, इफ द सिक्योरिटी रिसीट इज क्रिएटिंग, डिक्लेयरिंग, असाइनिंग, लिमिटिंग और एक्सटिंग्विशिंग एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट टू और इन एन मूवेबल प्रॉपर्टी। Immovable property. यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कुछ मुझसे, ठीक है। चलो, अब आता है मेजर्स ऑफ एसेट रिकग्निशन। अभी तक ऊपर किस पॉइंट की बात करी इन्होंने? अभी तक किस बारे में बात हो रही थी? यार इस हेडिंग को पढ़ के बताओ। Measures of assess reconstruction. ये तो अब बात होगी, अभी तक क्या बात हो रही थी? रेगुलेशन के बारे में एआरसी। सर एआरसी के सर्टिफिकेट कैसे इशू करता है करके। अभी तक सिक्योरिटाइजेशन के बारे में बात हो रही थी। सिक्योरिटाइजेशन, अब हम शुरू करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन हाँ। आफ्टर। ठीक है, ये ऊपर जो भी बात हुई, इस सिक्योरिटी रिसीट का क्या करेंगे, सिक्योरिटाइजेशन में क्या करेंगे, कब कैंसिल होगा, ये वो रजिस्ट्रेशन सब। अब बात आ रही है मेजर्स ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन। कल भी पूछ रहे थे कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके बारे में। तो उसमें कहता है means the acquisition of any right of interest of any bank, financial institution of any financial asset for the purpose of किसके लिए? Realization के लिए। Reconstruction means the acquisition of any right, अपना अधिकार ले लेना, इंटरेस्ट ले लेना, किस पे? किसी भी बैंक, फाइनेंशियल एसेट का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो भी राइट था, वो राइट ट्रांसफर करना किस पर? एआरसी पर। किस पर्पज के लिए? उसके लिए, रियलाइजेशन के लिए, ठीक है। पावर्स टू टेक वेरियस मेजर्स फॉर एसेट रिकवरी, जो भी काम होगा उसको करने का अधिकार ले लेना। गिवन विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेंट ऑफ एनी अदर लॉ, thus the power given are subject to the provision of all other existing law। तो इसने बोला हुआ है कि सरफेसी एक्ट जो है उसकी जो पावर है आर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ ऑल द अदर एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग सरफेसी में के एक्ट में उनको ये पावर दी जाती है कि आप इसका क्या करो, इस एसेट का जो आपने लिया है
उसको उसके राइट, उसके इंटरेस्ट जो भी पहले किसके पास थे, किसके हाँ पास थे, बैंक के पास। बैंक के पास। The measures of asset reconstruction are as under। क्या क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन था कि क्या करते हैं हम, पहले बात तो है क्यों करते हैं, बताओ क्यों करते हैं, फॉर रियलाइजेशन ऑफ मनी, ठीक है। दूसरा उसने पूछा क्या क्या करते हैं, हमने कहा चेंज कर देते हैं, टेक ओवर कर देते हैं मैनेजमेंट का, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाए। Until now, recovery action against the defaulting borrower were taken as a last stage, as a last resort। मतलब वो क्या करते थे, रिकवरी एक्शन करते थे सीधे सीधे, बट जब तक वो क्लोज नहीं होता तब तक ही करते थे। सच लीगल एक्शन एट लास्ट स्टेज व्हेन यूनिट इज अनेबल टू फंक्शन नॉट गिव। तो वो कहते हैं कि अभी तक तो पूरा ध्यान किस पे दिया जाता था कि भैया पैसा दे दो हमारा। बैंक वाला वहां जाके क्या कहता था, बैंक वाला वहां जाके क्या कहता था, पैसा दे दो। पैसा दे दो, रिकवरी कहता था ना, ठीक है। लेकिन अब क्या है, उन्होंने कहा ठीक है पैसा नहीं दे रहे हो, हम आपकी मदद करेंगे, आपका काम अच्छा कराएंगे, तब दे देना पैसा। मीन्स वो यूनिट बंद ना हो लेकिन रिकवरी आ जाए, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ स्टिल फंक्शनिंग, तो कोई ऐसा अकाउंट जो एनपीए हो गया है लेकिन अभी भी वो फंक्शन कर रही है यूनिट, कैन बी ट्रीटेड डिफरेंटली बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल। मतलब या तो वो यूनिट बंद हो गई हो, तो यूनिट बंद होगी तो एक ही रास्ता है क्या, वसूली का। बट कई सारी यूनिट एनपीए तो हैं बट क्या हो रही हैं, फंक्शन कर रही है अभी भी, ठीक है। If the cause of default in such a unit in any mismanagement or lack of expertise on the part of the existing management, the securitization company or reconstruction company has the power to take over the management or change the management। तो ये सारे पावर उसको होती है रिकंस्ट्रक्शन करने में, ठीक है। This power can be exercised even when there is no default। This power can be exercised even when there is no default। ये किसकी पावर है, एक्विजिस, उसकी रिकंस्ट्रक्शन की पावर है, ठीक है। On realization of secured debt in full, management of business can be restored back। और जैसे ही पूरा पैसा वापस आ जाए, अभी इस बात को समझे नहीं शायद, जैसे कोई अकाउंट एनपीए हो गया तो हमने इसका क्या कर दिया, क्या कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, और आफ्टर 2 ईयर ये अकाउंट एनपीए से क्या आ गया, बाहर आ गया, बट अभी भी 50 लाख की क्या है, लायबिलिटी। तो ये धीरे धीरे करते करते जब तक ये लायबिलिटी क्या ना हो जाए, Zero. जीरो, तब तक वो अपना कब्जा रख सकता है, ठीक है। द लेंडर हैज चेंज एंड ओनली ऑब्जेक्टिव टू हैव अ सिक्योर्ड लैंडिंग गेटिंग रिपेमेंट ऑफ द रियलाइजिंग से। तो उसके लिए क्या करता है, टू सेल और लीज पार्ट ऑफ द, और वो क्या करेगा, उस बिजनेस का कुछ पार्ट बेच सकता है, लीज पे दे सकता है, और ये भी कर सकता है रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, सेटलमेंट कर सकता है, टेकिंग पोजीशन कर सकता है, ये सारे काम वहां पर कर सकता है, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज पावर्स फॉर एसेट सिक्योरिटाइजेशन, द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव पॉइंट्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड। क्या करना है, पावर इज नॉट लिंक्ड विद एनी डिफॉल्ट बाय द बोरो, इवन विदाउट देयर बीइंग एनी डिफॉल्ट दीज पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड। मींस क्या बोल रहे हैं, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था क्या, कि बिना डिफॉल्ट के भी हम इन एक्सरसाइज को पावर कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इज सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग लॉ, बस कोई कानून नहीं तोड़ना है आपने। देयर इज नो प्रोविजन फॉर हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट
ऑन द लोन एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक फाइनेंस। तो जब भी आप ऐसा कोई काम करेंगे तो जो आपका लोन एग्रीमेंट है बिटवीन बैंक और बोरोवर के बीच में, उन्हीं शर्तों पे काम होगा, ठीक है। देयर इज नो सिविल अपील कैन बी अगेंस्ट। और ये देखो कितना अच्छा पॉइंट है कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटाइजेशन का या रिकंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, तो आप सिविल अपील नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सिविल अपील का मतलब कोर्ट नहीं जा सकते, बट कहाँ जा सकते हैं? डीआरटी सिविल कोर्ट नहीं होते, ये क्या है, एक स्पेशल कोर्ट होते हैं, ठीक है। सर एक चीज बता, हाँ बताइए। ऊपर वो लाइन यूज हुई है ना, इफ देयर इज नो डिफॉल्ट, उस केस में हाँ। आप किसी का वो कैसे चेंज कर सकते हो? किसी का क्या मतलब चेंज कर सकते हैं? statement। ये पहली ये बात ये बोलता है, सुनो, एसेट का सिक्योरिटाइजेशन वाले में जो पावर मिली हुई है, कहता है द पावर इज नॉट लिंक विद एनी डिफॉल्ट बाय द बोरोवर इवन विदाउट। अगर किसी एसेट का क्या हो गया है, सिक्योरिटाइजेशन आपने कर दिया है, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन अगर हो गया है और आज की तारीख में उसका कोई डिफॉल्ट नहीं चल रहा है, फिर भी आप वो पावर जो है आपको उसको अपना एक्शन लेने के लिए ओके करती हैं। सर ये डिफॉल्ट कहाँ से आता है? वो जब डिफॉल्ट करता है तभी तो सिक्योरिटाइजेशन में जाता है ना। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि वो अपना अकाउंट सही भी कर देता है। अच्छा। जैसे भी ऊपर एक केस बताया था ना मैंने, हम्म। लेकिन बैंक चाहता है कि भैया ठीक है तुमने सही कर दिया, लेकिन हम तो चाहते हैं मेरा पूरा पैसा असल हो। वापस आ जाए, ठीक है। सर एक चीज और है, जैसे सेकंड पॉइंट में नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, सिक्योरिटाइज टेकिंग पोजीशन, ये सब तो करके ही बैंक एआरसी की तरफ मूव करता है। बैंक भी तो अपना सरफेसी एक्शन करता है सर। नहीं, तो इसमें दो दोबारा बातें हैं, कैसे? सुनो समझिए। ऐसा हो सकता है कि बैंक सरफेसी शुरू कर दे जी और सर। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को दे, या ऐसा हो सकता है कि पहले वो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को दे दे और सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या काम करे, सरफेसी एक्शन में जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर नहीं गया बैंक तो ये एक्शंस लेगा वो, हाँ वो ले फिर सकता है। एआरसी प्रोसीड करेगा। अगर एआरसी को दे दिया आपने केस, ठीक है, तो वो अपना जी। काम पूरा कर सकता है। क्योंकि आजकल के जो नए एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि आपको हमने लोन दिया है, हम आपका लोन कभी भी बिना बताए भी किसी भी कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रांसफर कर और वो सकते हैं बिल्कुल जी, अपनी पूरी पावर से इस पे काम करेगी, करेगा। ठीक है ठीक है। thank you। अगर सिक्योरिटाइजेशन कर दिया है आपने, तो आपको ये जरूरी नहीं कि उसका इंतजार करें वो डिफॉल्ट कर रहा है। The SARFAESI Act is silent about the grounds or region based on the action acquisition can be taken। मतलब एक्विजिशन कौन से ग्राउंड पे होगा? लोन एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक, जो मैं बात अभी बोल रहा था, देखो ये लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ? द लोन एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड बोरोवर आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन into account as provision of this section do not have an overriding effect on existing contract। मींस जब भी आप ऐसा करेंगे तो जो आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वही चल रहा है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। एक्ट डज नॉट प्रोवाइड गिविंग नोटिस टू द बोरोवर बिफोर इनिशिएटिंग एनी एक्शन अंडर द सेक्शन। मतलब अगर आपको सरफेसी लगाना है तो उसे कोई स्पेशल नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आपका खाता खराब है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। द सेम प्रिंसिपल लेड डाउन इन द सेट केस will apply in these action, therefore before taking action notice of borrow will be required to be given। अब देखो एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, क्या है कि एक्ट में तो कहा है कि नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बट एक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया है तो इसीलिए बैंक अब अक्सर क्या करता है कि एक नोटिस देना भला समझता है कि भैया बता रहे हैं आखिरी बार, अगर नहीं मानते तो गए समझना, ठीक है। For taking forcible possession of the asset are applicable to the security only and not to the other asset। Means केवल जो आपने गिरवी रखा है एसेट उसी को आप क्या करेंगे, फोर्सिबल पोजीशन लेंगे, मतलब जबरदस्ती पोजीशन लेना। Since the action can be taken
accordance with the loan agreement, it is necessary that default is contemplated in a such agreement have occurred. मतलब डिफॉल्ट के बाद ही आप एसेट को एक्वायर करने के लिए आपको डिफॉल्ट करना जरूरी है। अदर फंक्शन में सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कभी कभी कैसे काम करती हैं? एक्ट एज एन एजेंट, किसके? बैंक या फाइनेंस, और बोरोवर को फीस और चार्ज देना पड़ता है इस सब चीजों में। जब बैंक से रिकवरी नहीं होती है तो एआरसी को लोन नहीं दे रही, केवल हायर कर रही है। किस काम के लिए? रिकवरी एजेंट की तरह मान लो, ठीक है। एक्ट एज ए मैनेजर ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, उस एसेट को मैनेजर की तरह काम कर सकती है, उसको संभालने का काम। विच इज द पोजीशन इज टेकन बाय द बैंक, जो बैंक ने पहले से क्या कर लिया है? पोजीशन ले लिया है, ठीक है, और उसकी फीस चार्ज करती है। एक्टिंग सच ए मैनेजर गिव्स राइज टू एनी पेक्यूलियर लायबिलिटी ऑन द सिक्योरिटाइजेशन, देयर इज नो सच एक्टिंग एज मैनेजर कैन बी डन। मीन्स कोई ऐसा गलत काम आपको नहीं करना है एज ए मैनेजर। अगर आपने गलत काम किया तो उसकी लायबिलिटी आपको होगी, आपको वो करना पड़ेगा। एक्ट एज रिसीवर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट एंड, रिसीवर जो अपॉइंट किया था किससे? कोर्ट और ट्रिब्यूनल से। अब पॉइंट आया रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट किसके बीच में? बोलो किसके बीच में? एआरसी और बैंक के। भाई दोनों में लड़ाई झगड़ा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसने बोला हुआ कहां से होगा? एक एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, इसके तहत क्या होगा? ये लड़ाई झगड़ा आपका दूर होगा। सर ये Here is- बैंक और एआरसी उसके बाद क्यूआईबी भी होता है क्या? क्यूआईबी भी लिखा है। QIB, अच्छा तो ठीक है, ये लिखा हुआ है। हाँ मतलब क्योंकि इस डीलिंग में कौन कौन है? एक तो बैंक है और एक कंपनी है और एक क्यूआईबी। ये QIB, तो तीनों ही लोग लड़ेंगे, ठीक है। चलो तो लड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट में, ठीक है। उसमें उसके तहत तो मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, ये होता है, कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन होता है। It should be noted that only the said three party are mentioned or provision made that obligor borrower not mentioned। इनके लिए कोई चक्कर नहीं, इनके लिए तो क्या है? DRT है। और RBI को पावर दी है इसके लिए क्या बनाने के लिए? पॉलिसी होना। और पॉलिसी जब भी होना है, देखो हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी काम RBI करेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। रेगुलेट फाइनेंशियल सिस्टम करने के लिए कि इससे एडवांटेज हो। टू प्रिवेंट अफेयर्स ऑफ एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी फ्रॉम बीइंग कंडक्टेड इन ए मैनर प्रेजुडिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ सच सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ऑफ द, कुछ ऐसा काम नहीं करेगी जो कानून के विरुद्ध हो। और RBI इसी के लिए इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउट एसेट, कैपिटल एडिक्वेसी बेस्ड ऑन रिस्क, इन सब के लिए क्या करेगी? पॉलिसी को भी बनाएगी। कौन? RBI। ये देखो, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में नहीं उठा पाएगी। उसे उठाना होगा तो किसके पास जाएगी? वो QIB का, डायरेक्ट नहीं उठाएगी। वो एक ट्रस्ट सेटअप करेगी और क्या इशू करेगी? एक सिक्योरिटी रिसीट। मेंटेनिंग ऑफ द कैपिटल एट 15% टोटल सेट एक्वायर फॉर, ये अब क्या हो गया? हट गया है, ठीक है।
ये जो टॉपिक हमने अभी किया है, आगे बहुत छोटे छोटे इसमें टॉपिक आने वाले हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। मतलब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, ये जो टॉपिक था ना हमारा। आगे वाले टॉपिक कैसे होंगे, थोड़े से प्रैक्टिकलिटी में अब ज़्यादा आएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, कैसे एक्शन होता है, इन सब बारों में बात होगी। ठीक है। सर कल एक पॉइंट डिस्कस किया था आपने कि मतलब सरफेसी में कोई हम एसेट एक्वायर कर लेता है बैंक, तो उसके अगर एक्सेस पैसा बचता है तो वो बोरोअर को वापस दे देते हैं। बिल्कुल। सेल करके पैसा कम आता है तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए फिर सूट फाइल होता है, क्या होता है उस बहुत केस? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। देखो ये पॉइंट को नहीं डिस्कस कहीं होता या नहीं होता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए 15 लाख का एक लोन था, या इवन 5 लाख का लोन था, सेल किया, $5 लाख का लोन था, सेल करने से केवल मिले 4 लाख। अब बचा कितना लाख? 1 लाख। 1 लाख के लिए इसको राइट है कहाँ जाने का? डीआरटी का। अब मजे की बात सुनो जरा, डीआरटी में जाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए? 50%। नहीं 20 लाख। 20 लाख चाहिए, लेकिन सरफेसी के एक्शन के 50,000 के लिए भी आप कहाँ जा सकते हो? डीआरटी। समझ में आई बात? विदाउट सरफेसी जाओगे तो मोर देन 20 लाख पे जाओगे, बट अगर आप ऐसे जा रहे हो तो जो रिमेनिंग पॉइंट पैसे बचे हुए उन सब के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? डीआरटी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ वो 1 मिनट रुको, बताता हूँ। तो यहाँ रिकवर। 1 मिनट रुक जाओ। When the asset is acquired for a reconstruction, there is a limit for कितना? अगर 5 आपने कोई प्रॉपर्टी कब्जा ली तो उसे 5 साल के अंदर क्या करना है आपको? रिकंस्ट्रक्ट। डिस्पोज ऑफ करना है, ऐसे समझ लो, या सही करना है उस अकाउंट को। और अगर आप कोई डिवेंचर रिसीट इशू करते हैं तो मैक्सिमम कितने साल के लिए? 6 years। 6 समझ years। में आई? इसीलिए वो 5 और 6 बनाया गया कि 5 साल में कर दोगे और 6th ईयर में उसे पैसा वापस आपने करना है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, 80% तो रिकवर हो गया है, वो रिकवरी वाला क्लॉज ओरिजिनल लोन अकाउंट से सरफेसी के एक्शन के स्टार्टिंग तक देखा जाता है, यहाँ नहीं देखा जाएगा 80% वाला क्लॉज। बात समझ में आ गई? सर लेकिन एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर ये जो 5 लाख देखा हमने, ये आउटस्टैंडिंग था कि बेस लोन अमाउंट था? क्योंकि बेस लोन अमाउंट पे यहाँ डिसाइड देख होता है लीजिए कि हम। हमें सर बेस लोन अकाउंट पे डिसाइड करते हैं ना, सिविल सूट में जाएंगे कि डीआरटी में जाएंगे? नहीं, आउटस्टैंडिंग में। आउटस्टैंडिंग मतलब कि ये ज्यादा था 20 लाख से, तभी हम डीआरटी में बाद में जा सकते, चाहे वो अमाउंट 1 लाख ही बचा हो। हाँ, सरफेसी वाले एक्शन की बात कर रहा हूं मैं। सरफेसी वाले एक्शन का रिमेनिंग अमाउंट कितना भी हो, आप डीआरटी जा सकते हैं। मतलब जिसमें सरफेसी एक्शन इनिशिएट हो चुका था, आउटस्टैंडिंग 5 लाख था, रिकवरी 4 लाख की हुई, हाँ, बचा और हुआ 1 अमाउंट लाख था। के लिए। हाँ, सॉरी सर। बचे हुए अमाउंट के लिए जा सकते हैं आप डीआरटी। ठीक है सर, थैंक यू। और फ्रेश केस होगा तो 20 लाख 20 एंड लाख। अबव। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम लोग